मुझे मिठाई बहुत पसंद थी। मेरे पति रोज रात को मेरी सास और ननद से छुपाकर मेरे लिए मिठाई लाते। रात को सोने से पहले मुझे वो मिठाई देते और कहते कि ये बहुत ही महंगी मिठाई है, सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अपने पति की मोहब्बत देखकर मैं खुशी से फूली न समाती थी और वो मिठाई खा लेती। लेकिन मिठाई खाते ही मुझे नींद आ जाती और मैं सो जाती। लेकिन जब सुबह सोकर उठती तो मेरी अजीब ही हालत होती। एक बार मिठाई खाने का नाटक किया और ऐसे ही लेट गई। सोने का नाटक किए अभी कुछ ही देर हुई थी कि मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। जब मेरे पति ने, मेरा नाम मानसी है, एक दिन घर के काम करते हुए मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश होकर गिर गई। होश आने पर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। लेकिन एक बात अजीब थी, इसके बाद से मेरे पति का रवैया मेरे प्रति बहुत बदल चुका था। एक दिन मैंने यूं ही बातों बातों में कह दिया था कि मुझे मिठाई बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारे घर में तो मिठाई बनती ही नहीं। मेरा इतना कहना था कि अगले दिन को ही जब रात को मेरे पति कमरे में आए तो उन्होंने मेरे सामने एक डिब्बा रख दिया। मैंने पूछा इसमें क्या है, तो कहने लगे इसमें बालूशाही है, ख़ास तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं हैरान हो गई, क्योंकि इससे पहले तो मेरे पति मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आते थे। फिर आज ये प्यार मुझ पर कैसे उमड़ आया। और सबसे ज़्यादा तो हैरत तो इस बात पर हो रही थी कि जब मेरे पति ने कहा ये मिठाई मैं अपनी माँ और बहन से छुपाकर सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि उनके बिना तो घर में पत्ता भी नहीं हिलता था। मेरे पति तो अपनी माँ और बहन के हुक्म के बिना सांस भी नहीं लेते थे, फिर उनकी इजाज़त के बिना ये मिठाई कैसे लेकर आ गए। खैर, मैंने सर को झटक दिया। मैंने सोचा इतने प्यार से मिठाई लाए हैं, ज़्यादा सवाल जवाब करने से कहीं इनका मूड ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने वो मिठाई खा ली। मिठाई खाते ही मुझे नींद आने लगी और कुछ ही देर में मैं नींद की वादियों में चली गई। सुबह सोकर उठी तो अजीब सी फीलिंग्स हो रही थी। सर भारी भारी हो रहा था, चक्कर भी आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अभी गिर जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं उठी। फ्रेश होकर जैसे ही किचन में गई तो मेरी सास मुझे देखते ही मुझे घूरने लगी। बोली, इतनी देर में उठकर क्यों आई हो? कुछ होश भी है क्या? टाइम हो रहा है। सास का मूड देखकर मैं डर गई। मुझे लगा कि शायद रात वाली मिठाई का पता चल गया है, इसीलिए उनका मूड खराब है। अब मैं अपनी सास को क्या जवाब देती। बात बदलने के इरादे से अपने पति के बारे में पूछने लगी। आज सुमित इतनी जल्दी चले गए? मेरी बात सुनकर मेरी सास मुझे घूरने लगी और बोली, क्यों, क्या तुम्हारे इंतजार में बैठा ही रहता? अपनी सास का मूड देखकर मैंने कोई और बात नहीं की और अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरी सास मुझे बार बार घूर घूर कर देख रही थी और एक बार तो मुझे देखकर वो अजीब तरह से मुस्कुराई भी। अब तो मुझे शक हो गया कि जरूर सुमित मुझसे नाराज हो गए हैं, इसीलिए मेरी सास इतना खुश है। मेरा पूरा दिन परेशानी में गुजर गया। शाम को जब किचन का काम ख़त्म करके मैं अपने कमरे में जाने लगी तो मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और मुझसे अजीब अजीब तरह के सवाल पूछने लगी कि तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है, तुम्हें कहाँ कहाँ जाना पसंद है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है। सास के सवाल सुनकर मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। पहले तो इस तरीके से मेरी सास कभी भी सवाल नहीं करती थीं। मैंने अपनी सास के सभी सवालों का जवाब दिया और जल्दी ही पीछा छुड़ाकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आई तो सुमित कमरे में आ चुके थे और कल की तरह आज भी वो मिठाई अपने साथ लेकर आए थे। उन्होंने मेरी तरफ मिठाई बढ़ाई। मैं खुश हो गई, मतलब सुमित मुझसे नाराज़ नहीं थे। खुशी खुशी उनके हाथों से मिठाई लेकर खाने लगी। लेकिन मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से सुमित घूर रहे थे। आज सब लोग मुझे अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे सुमित की नज़रों से चुभन होने लगी। मैंने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, आखिर क्या बात है? सुमित ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहना। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि पहले तो सास अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, अब मेरे पतिदेव भी शुरू हो गए। मुझे सुमित की बातों पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रही हूँ? लेकिन सच कहूँ तो मुझे सुमित के बदले हुए रवैये से डर लगने लगा था। मिठाई खाते खाते ही मुझे नींद आने लगी थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहती थी। मैं ज़बरदस्ती अपनी आंखों को खोल रही थी, लेकिन आंखें किसी तरह नहीं खुल रही थीं। बस बंद होती आंखों से मैंने देखा कि सुमित मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं सोना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं सो गई। अगले दिन मेरी आंख दोपहर के समय खुली। सोकर उठी तो मेरी तबीयत आज कल से भी ज़्यादा ख़राब लग रही थी। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे और मैं उठकर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने अपनी ननद को आवाज़ लगाई, लेकिन शायद उस तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। मैंने जैसे तैसे चीज़ों का सहारा लेते हुए कमरे से बाहर निकली तो सामने ही मेरी सास और ननद बैठे हुए थे। मैं हैरान रह गई, क्योंकि यहाँ तक मेरी आवाज़ साफ आ सकती थी।
फिर भला इन्होंने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने देखा वो कुछ बातें कर रही थीं, लेकिन मुझे देखते ही एकदम से खामोश हो गईं। मैंने पूछा, तुम लोग क्या बातें कर रहे थे जो मुझे देखते ही खामोश हो गए? मेरी बात सुनकर मेरी सास और ननद के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। ऐसा लगा जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो लोग मेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। उन दोनों ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उठकर अपने कमरे में चले गए। मैं भी किचन में आ गई। अब मुझे सुमित पर भी गुस्सा आ रहा था। आखिर ये सब लोग मिलकर मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे थे? आजकल मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मैंने अपना नाश्ता बनाया और उसे लेकर कमरे में आ गई। फिर मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, बस कमरे में ही पड़ी रही। सोच सोच कर दिमाग परेशान हो रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अचानक से मेरी तबीयत क्यों ख़राब रहने लगी? मुझे पूरा दिन रात का इंतज़ार रहता, क्योंकि मुझे मिठाई की लत लग चुकी थी। मैं पूरा दिन इंतज़ार करती कि सुमित शाम को मिठाई लाएंगे और मैं मिठाई खाऊंगी। पता नहीं क्यों मिठाई को खाने के बाद एक सुकून सा मिलता था। जब से मिठाई खाना शुरू किया था, रात में बीच में एक बार भी मेरी आंख नहीं खुलती थी। शाम हुई तो बाहर आई और सोफे पर आकर बैठ गई। मैं सोफे पर बैठी हुई किताब पढ़ रही थी कि तभी सुमित ऑफिस से आए। शायद उन्होंने मुझे देखा नहीं था। वो सीधे अपनी माँ के कमरे में चले गए। मैंने सोचा उन्हें आवाज़ दूं, फिर कुछ सोच कर रुक गई। मैंने देखा कि कुछ ही देर बाद मेरी ननद भी अपनी माँ के कमरे में चली गई। बहुत देर तक उन तीनों की मीटिंग चलती रही। मैं बाहर बैठी सुमित का इंतज़ार करती रही। बहुत देर हो गई तो मुझे सुमित के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। वो अपनी माँ से चिल्लाते हुए कुछ बात कर रहे थे। मैं हैरान थी, क्योंकि पहली बार मैंने सुमित को अपनी माँ पर चिल्लाते हुए सुना था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि दरवाज़ा बंद था, आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में आवाज़ आना बंद हो गई और मैं उठकर कमरे में चली आई। थोड़ी देर में ही सुमित भी कमरे में आ गए। उनके चेहरे पर वैसा ही सुकून था जो हमेशा होता है। जैसे वो पहले ऑफिस से आते थे, वैसे ही सुकून के साथ मेरे पास आकर बैठ गए। मैं इंतज़ार करने लगी कि सुमित मुझे कुछ बताएंगे कि वो अपनी माँ के साथ चीख चीख कर क्या बातें कर रहे थे, लेकिन सुमित ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कुछ जानने के इरादे से मैंने ही सुमित से सवाल किया, आज आप बहुत लेट हो गए ऑफिस से आने में। मेरी बात सुनकर सुमित ने कहा, हाँ आज देर हो गई, खाना भी मैंने ऑफिस में ही खा लिया था। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए आज फिर मिठाई लाया हूँ, बहुत ही अच्छी मिठाई है, खा लो। लेकिन आज मैंने मिठाई खाने से मना कर दिया। मेरे मना करने पर सुमित मुझसे विनती करने लगे कि प्लीज़ थोड़ी सी तो खा लो, इतनी प्यार से लेकर आया हूँ। सुमित के इतने प्यार से कहने पर मैंने बस थोड़ी सी मिठाई खाई और बाकी रख दी। थोड़ी देर बाद मैं सो गई कि तभी नींद में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे सुई चुभोई हो। आज पहली बार मुझे नींद में किसी बात का एहसास हुआ था। मैंने अपनी आंखें खोली, कमरे में अंधेरा था। मैंने लाइट जलाई, लेकिन सामने कोई भी नहीं था। सुमित सो रहे थे। मैंने लाइट बंद कर दी और सोने के इरादे से लेट गई, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे सुमित सो नहीं रहे, बल्कि सोने का नाटक कर रहे थे। मैंने सुमित को आवाज़ दी, लेकिन सुमित टस से मस नहीं हुए। फिर मैंने इसे अपनी गलतफहमी समझा और लाइट ऑफ करके लेट गई। जल्दी ही मेरी आंख लग गई, लेकिन सोते हुए मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पास खड़ा बातें कर रहा है। नींद में मुझे किसी के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या बातें हो रही हैं। मैं अपनी आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन आंखें खुल नहीं रही थीं। सुबह जल्दी ही मेरी आंख खुल गई थी। मेरी आंख खुली तो सुमित कमरे में ही थे और किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। मुझे जागता देखकर सुमित ने फ़ोन कॉल काट दी। मैंने सुमित से पूछा, हमारे कमरे में रात कौन बातें कर रहा था? हमारे कमरे में रात कोई और भी था क्या? मेरी बात सुनकर सुमित एकदम से घबरा गए थे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं हैरानी से सुमित को देखने लगी। सुमित बोले, नहीं, हमारे कमरे में तो कोई नहीं था, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। सुमित को इतना डरते हुए देखकर मैं मुस्कुराते हुए बोली, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? शायद मैंने कोई सपना देखा होगा। कभी कभी सपने में भी ऐसा लगता है जैसे हकीकत में हो रहा है। मेरी बात सुनकर सुमित थोड़ा रिलैक्स हुए और बोले, हाँ हाँ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन फिर भी मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पूरा दिन मेरी सास का रवैया भी मेरे साथ उखड़ा उखड़ा रहा था। मुझे बहुत हैरत होती थी। पहले तो मेरी सास ऐसी नहीं थी, लेकिन अब आजकल पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। मेरी सास ने मेरे माँ बाप से जब मेरा हाथ मांगा था तो मेरे माँ बाप की बहुत मिन्नतें की थीं, शादी के लिए बहुत दबाव डाला था। जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आता
तो मेरे माँ बाप लड़के वालों से पता नहीं क्या कहते थे कि लड़के वाले फ़ौरन इनकार कर देते। लेकिन जब मेरी सास मेरा रिश्ता लेकर आई थी तो उन्होंने बहुत ही दबाव डाला था। मेरे माँ बाप ने तो मना भी कर दिया, लेकिन मेरी सास नहीं मानी और फिर इस तरह रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि मेरी सास ने खुद ही रिश्ते से इनकार कर दिया और मेरे माँ बाप उदास होने की बजाय खुश हो गए। मैं हैरान होती थी कि आखिर मेरे माँ बाप मेरी शादी क्यों नहीं करना चाहते। ये तो हर माँ बाप के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है और बच्चों की शादी करना माँ बाप का फ़र्ज भी होता है। खैर, इनकार होने के बाद मेरे माँ बाप बहुत खुश थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी सास फिर से आ गई और बोली कि हमें आपकी बेटी को ही अपने घर की बहू बनाना है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। अपनी सास की बातें मुझे आज भी याद हैं। पता नहीं मेरी सास ने इस तरह की बातें क्यों की थीं, मुझे आज तक समझ नहीं आया था। शादी के शुरू शुरू में तो मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छी थीं, लेकिन फिर पता नहीं धीरे धीरे बदलती क्यों चली गईं। आजकल मुझे घर का माहौल बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मैं अपने पति पर शक नहीं करना चाहती थी। मेरे पति सुमित तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, कभी कभी वो अपनी माँ से मेरे लिए झगड़ा भी कर लेते थे। एक दिन मैं दोपहर के बाद हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी, जब मेरी सास गुस्से में मेरे पास आई और कहने लगी, बहुत तेज हो गई हो तुम। मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती हो। ये नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो। जानती हूँ मैं सब कुछ, और ये भी जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे को परेशान कर रही हो। ये तुम्हारे सारे ड्रामे हैं। न जाने मेरी सास क्या क्या बोल रही थीं। अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थीं कि उसी लम्हे सुमित आ गए और उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया। जैसे अगर वो ना रोकते तो वो कोई बहुत बड़ा राज मुझे बता देती। खैर, मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे पीछे पीछे सुमित भी आ गए। मैं बिल्कुल खामोश थी। मैं कुछ भी नहीं जानती थी, इसी वजह से कुछ बोल भी ना सकी, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था और मुझे अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आई थी। वो किस ड्रामे की बात कर रही थी, मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ। अब तो अक्सर मेरी सास मेरे कमरे की तलाशी लेने लगी थी। मैंने कभी कोई सवाल नहीं किया। खैर, मैंने इन सारी बातों को अपने दिमाग से निकाला और सुमित से घर जल्दी आने की वजह पूछी, लेकिन सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बाहर चले गए और फिर रात के वक्त ही आए। उनके इंतजार में मैं सो चुकी थी। उन्होंने ही आकर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा इंतजार कर लेती मेरे आने का। और लगता है अब तुम्हें मिठाई पसंद नहीं, पहले तो बड़े जोश और खुशी से खाती थी मिठाई। मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी। मैं तो अभी खाती हूँ, ये कहकर आज भी मैं उनकी लाई हुई मिठाई खाने लगी। जैसे जैसे मिठाई खा रही थी मेरा सर चकराने लगा। अचानक मैंने देखा कि कमरे में कोई लड़की दाखिल हुई, पर उस वक्त तक मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आंखें खोलती और उस लड़की को देखती। मुझे नींद आ रही थी। उस वक्त सोने के लिए मैं बेताब थी। उस वक्त मुझे परवाह नहीं थी कि कमरे में कोई लड़की आई है या लड़का। मुझे बहुत सुकून की नींद आ रही थी, इसलिए मैं सो गई, ये जाने बिना कि वो लड़की कमरे में क्या करने आई थी। अगला पूरा सारा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। मिठाई को खाते ही मुझे नींद आ जाती थी। जब से मैंने मिठाई खानी शुरू की थी, घर में सारे लोग ही बदल गए थे। मेरी सास और ननद का रवैया मेरे साथ बुरा हो गया था और मेरे पति का मेरे साथ रवैया और भी अच्छा हो गया था। रात के बाद जब सुमित मिठाई लाए, मैंने सोचा कि मना कर दूं, लेकिन फिर मैं मना ना कर सकी। कितनी प्यार से सुमित मुझे मिठाई खिला रहे थे। मुझे मिठाई देकर सुमित बाहर चले गए, लेकिन मैंने मिठाई नहीं खाई। थोड़ी देर बाद आए तो सुमित किसी से बातें कर रहे थे। मैं तकिए पर सर रखकर सोने का ड्रामा करने लगी। सुमित न जाने किससे बातें कर रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी मैं सोने वाले अंदाज में लेटी रही, लेकिन अब मुझे सच में नींद आने लगी थी। जब काफ़ी रात हो गई, कम से कम रात के 12 बजे का समय था, कि तभी कोई कमरे में दाखिल हुआ। मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखा। वो मुझे कोई डॉक्टर लग रहा था। सुमित ने उससे बात की। उसे सुनकर मुझे लगा किसी ने मेरे सर पर बम गिरा दिया हो। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। मुझे सुमित से नफरत महसूस होने लगी। पता नहीं सुमित कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। अचानक ही वो दूसरा इंसान जो कमरे में आया था, वो मेरे पास आया। मुझे बाजू पर चुभन होने लगी। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई थी। और जैसे ही उसने मुझे इंजेक्शन लगाया, मुझे यूं लगा कि किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। मेरा दिल किया कि मैं चीखने लगूं। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है।
लेकिन मैं बर्दाश्त करके लेटी रही क्योंकि मुझे आगे का सच भी जानना था। पता नहीं सुमित मुझसे क्या चाहता था और ये सब क्या था। लेकिन उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ। वो दोनों कमरे से चले गए। मैं सुबह उठी तो मेरी आंखें लाल थीं। आज तो मेरी तबीयत तो पहले से भी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और मुझे यकीन हो गया था कि सुमित मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। सुमित ही नहीं बल्कि उनकी माँ भी मुझसे कुछ छुपा रही थी और ये लोग न जाने मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे थे, मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे थे। नफरत होने लगी अपने पति से मुझे। मेरा दिल करने लगा कि मैं सब कुछ छोड़कर अभी कभी अपने घर चली जाऊं। इस समय मैं बहुत तकलीफ में थी। पूरा दिन मैं अपने कमरे से बाहर न निकली। रात को सुमित आए तो मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उनका रवैया भी आज मेरे साथ अजीब सा था। उन्होंने भी मुझसे कोई बात नहीं की। अचानक मेरी नज़र सुमित की बाजू पर गई, जहाँ पर एक छोटी सी पट्टी बंधी हुई थी। आज वो मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की कि पूछूं कि हाथ पर क्या हुआ है, मिठाई क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल की रात वाली बात याद आ गई। मेरा दिल किया कि पूछूं वो मुझसे क्या चाहते हैं। कई बार कोशिश की लेकिन फिर खामोश हो गई कि अगर मैं गलत हुई तो। फिर कल रात जो मैंने देखा था वो सब कुछ भी सोचने लगी। सुमित अचानक क्यों बदल गए थे, कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा था जो वो मुझे नहीं बता रहे थे। इसके बाद काफ़ी दिन हमारे बीच कोई ख़ास बात नहीं हुई, पर मैं अजीब सी होने लगी थी। मेरी तबीयत तो हर वक्त ख़राब रहने लगी। मुझे यूँ लगता कि जैसे मेरा सर अभी फट जाएगा। मैं सारा सारा दिन और पूरी पूरी रात बेचैन रहती। मेरा दिल भी घबराता रहता। सुमित अब रात को देर से घर आते और अपनी माँ के कमरे में चले जाते। जिस दिन सुमित कमरे में ना आते और मुझे मिठाई ना खिलाते तो मेरी तबीयत और भी ख़राब होने लगती, जैसे वो लोग मुझ पर कुछ कर रहे हों। आज भी वो काफ़ी रात को कमरे में आए। मैं बोली, सुमित क्या चाहते हैं आप मुझसे, बात क्यों नहीं करते। मैं आपसे बात करूं तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा कि सारा दिन तबीयत कितनी ख़राब रहती है। मैंने आज गुस्से में तंग आकर कह दिया था और वो मुझे अजीब सी नज़रों से घूरने लगे। मैं उन्हें देखती रही। वो मुझे बिना बताए कमरे से चले गए। अगले दिन मैं अपनी ननद के साथ शॉपिंग करने गई। उसने कहा कि लंच करके ही जाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए और मेरी नज़र अचानक से सामने वाली टेबल पर गई। मेरी आंखें वहीं पथरा गईं। मैं वहाँ से फ़ौरन निकल आई। मेरा दिल किया कि सुमित को गोली मार दूँ, तो ये थी उसकी सच्चाई। अगर मैं नहीं तो कोई और सही। मतलब उस रात यही लड़की कमरे में आई थी। मुझे पूरा यकीन हो गया। घर आते ही कमरे में चली गई। मैंने सारे कमरे का सत्यानाश कर दिया। मेरे आंसू बह रहे थे। सुमित मुझे धोखा दे रहे थे, वो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। रात को सुमित आए। आज उनका मूड पहले की तरह ही था। वो मेरे लिए मिठाई भी लाए थे, पर कमरे में दाखिल होते ही ठटक गए और मुझे देखकर पूछने लगे, ये सब क्या है, क्या हुआ है तुम्हें। अब भी मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है। बताएं अपनी सच्चाई, क्या चाहते हैं आप मुझसे, क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है। मैंने गुस्से में पूछा और वो नासमझी से मुझे देखने लगे। क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये कमरे का क्या हाल बना हुआ है। आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ है। सुमित ने मुझे सोफे पर बैठा दिया। आप इस मिठाई में क्या मिलाकर मुझे खिलाते हैं और आप ऐसा क्यों करते हैं, मैंने गुस्से में पूछा। आज मैं सब कुछ जानना चाहती थी। मैं नींद की गोलियां मिलाकर खिलाता हूँ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सुमित इतनी आसानी से बता देंगे, और वो भी मेरे एक बार ही पूछने पर। मैंने गुस्से में पूछा, क्यों क्यों मिलाकर खिलाते हैं। क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। वो बड़े आराम से बोले, सुमित मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अब मुझे कोई उल्टी सीधी कहानी नहीं सुननी। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए, मैंने गुस्से में कहा। वो भी एकदम ही गुस्से में आ गए थे। मेरी सच्चाई, मेरे बारे में, और वो भी तुम जानती हो। तुम तो खुद अपने बारे में नहीं जानती, फिर भला मेरे बारे में क्या जानती होगी। अच्छा चलो, ये मान लिया तुम मेरे बारे में जानती हो, तो ज़रा पहले अपने बारे में तो बताओ कि तुम क्या जानती हो। वो मुझसे ऐसे पूछने लगे जैसे मुझे अपने बारे में कुछ मालूम ही नहीं, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी का कोई राज ही नहीं जानती। मैंने सुमित से पूछा, बताओ कौन था वो शख्स जो उस रात हमारे कमरे में आया था, और कौन थी वो लड़की जिसे आप बुलाते हैं मुझे नींद की दवाई खिलाकर। बताइए, और वो होटल में आज आपके साथ कौन लड़की थी, उसके बारे में भी बता देना। और अपनी माँ के कमरे में जाकर मुझ पर जादू करते हैं। मुझे अपने बारे में सब कुछ मालूम है, मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। और तुम अपने बारे में ये जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप क्यों तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो। और वो कहते थे
कि तुम जल्दी ही पागल हो जाओगी। जो भी तुमसे शादी करेगा वो तुम्हें तलाक दे देगा। मेरी माँ को पता चला तो वो भी तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी। मेरी जिद पर तुम्हें मेरी माँ ने इस घर की बहू बनाया। और रही बात तुम्हें नींद वाली गोलियां खिलाने की, तो एक रात थोड़ी सी मिठाई तुमने खाई थी। अपना हाल देखा था, मर जाती तुम अगर नींद की दवाई ना खाई होती। नींद वाली दवाइयाँ खिलाकर इलाज करवा रहा था तुम्हारा। और वो लड़की डॉक्टर है। उस दिन रेस्टोरेंट में भी वही लड़की मेरे साथ थी और मुझे तसल्ली दे रही थी कि तुम्हारी पत्नी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जानती हो, तुम्हारे माँ बाप इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे। तुम्हारे जन्म के कुछ समय बाद ही तुम्हारे सर में एक ट्यूमर हो गया था। उस समय डॉक्टर ने कहा था कि खतरे वाली बात तो नहीं, लेकिन हो सकता है आगे चलकर इस गांठ की वजह से तुम दिमागी मरीज बन जाओ। हो सकता है इस गांठ की वजह से तुम पागल हो जाओ। और यही वजह थी कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे। मेरी माँ को भी जब बाद में पता चला तो उन्होंने भी शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजा था, क्योंकि मुझे तुम पसंद थी और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता था। शादी के शुरू शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर उसका असर दिखने लगा था। कभी कभी इधर उधर की बातें करने लग जाती, तो कभी कभी सर में तेज़ दर्द होने लगता था। और उस दिन तो तुम चक्कर खाकर गिर गई थी। जब मैंने तुम्हें डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर से इस बारे में पूछा, तो डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप करने के लिए कहा। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता चले, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मामला था। डॉक्टर ने भी कहा था कि अगर तुम्हारी पत्नी ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली ले लिया तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहता था। तुम्हें नींद की गोलियां खिलाकर मैं तुम्हारा सारा इलाज करवा रहा था। मेरी माँ भी तुमसे इसीलिए गुस्से में रहती थी। उनका कहना था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ, लेकिन मैं अपनी माँ की बात नहीं मान रहा था, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। कुछ भी करूँगा लेकिन तुम्हें ठीक करके ही रहूँगा। मैं तो तुम्हें अभी भी कुछ नहीं बताता, लेकिन मेरा तुम्हें कुछ नहीं बताना तुम्हारे लिए और भी खतरा खड़ा कर सकता था, क्योंकि तुम अपने दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही जोर डालने लगी थी। पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें दिमाग में सोचने लगी थी। इसीलिए तुम्हारा सब कुछ जानना ज़रूरी था। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मैं हक्का बक्का सी खड़ी सुमित की बातें सुन रही थी। सुमित की आंखों में आंसू थे। वो शायद रोना चाहते थे, लेकिन मेरे सामने खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहते थे, इसीलिए खुद को रोके हुए थे। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया और मुझे तसल्ली देने लगे। सुमित के गले लगते ही मुझे होश आया और मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। रोना मुझे अपनी बीमारी का सुनकर नहीं आ रहा था, बल्कि रोना तो मुझे इस बात का था कि मैंने अपने इतने मोहब्बत करने वाले पति पर शक किया। भगवान ने मेरी किस्मत में इतना प्यार करने वाला पति लिखा था और मैं कितनी नाशुक्री थी कि अपने ही पति पर शक कर बैठी। मेरा रोना देखकर सुमित घबरा गए। बोले, मानसी, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें मौत के मुंह से भी खींच लाऊंगा। मैं रोते हुए बोली, नहीं सुमित, मुझे अपने मरने का और अपनी बीमारी का कोई गम नहीं। तुम जैसा पति पाकर तो मुझे अपनी किस्मत पर गर्व है। तुम्हारी बाहों में अगर अब मौत भी आती है तो मुझे कोई गम नहीं। इतना कहकर मैंने दोबारा अपना सर सुमित के सीने से टिका दिया। सुमित ने भी मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मन ही मन भगवान से दुआ करने लगी कि भगवान, अगर तुझे मेरी उम्र और बढ़ाना है तो बस इतनी ही बढ़ाना कि सुमित से पहले ही मुझे मौत आ जाए, सुमित के बाद नहीं, क्योंकि सुमित की बाहों में मरना चाहती हूँ और यही मेरी आखिरी अभिलाषा है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।